हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम हमारा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन मतलब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, यानी रेस्पिरेशन को इंक्रीज करना, रेस्पिरेशन के एफिशिएंसी को कम करना। ये सभी क्यों होता है? बेस्ड ऑन बॉडी चेंजेस। बॉडी में चेंजेस जब होता है तब रेस्पिरेशन भी चेंज होता है। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. This is done by neural system. तो हमारी बॉडी ना मेंटेन करता है रेगुलेशन को जैसे जैसे बॉडी टिश्यूज डिमांड करता है। जब बॉडी टिश्यूज बोलता है कि तुम रेस्पिरेशन रेट को कम करो, तब कम करता है, ज्यादा करो तो ज्यादा करता है। इस सभी को कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूरल सिस्टम। तो हमारा न्यूरल सिस्टम हमारे टिश्यू से मैसेज लेके हमारे रेस्पिरेशन को ज्यादा करता है और रेस्पिरेशन को कम करता है। तो पहला है, बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे बॉडी में जो इस रेगुलेशन में मदद करता है। तो पहला है स्पेशलाइज्ड सेंटर in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. तो एक medullary region में जो हमारे medullary region मतलब हमारा ब्रेन के एक पार्ट है मेडुला। फिर तो उस मेडुलरी रीजन में एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो हमारे ब्रीदिंग यानी हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकता है बेस्ड ऑन द टिश्यूज। द नेक्स्ट है another center in the pons regions of the brain called as the pneumotaxic center that can moderate functions of the respiratory rhythm center. तो ये पॉन्स ना, ये भी हमारे ब्रेन में एक पार्ट है। इस पॉन्स रीजन में और एक सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो डायरेक्टली रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं करता है, पर ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। तो हमने जाना कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये एक स्पेशल रीजन है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में। तो ये दोनों है फर्स्ट टू साइड्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। Next is neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. तो इस सेंटर से किस सेंटर से हम बोल रहे हैं? हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से बोल रहे हैं। तो न्यूरल सिग्नल जब निकलता है कि तुम रेस्पिरेटरी रेट को कम करना है, तो ये हमारे इंस्पिरेशन या जब हम सांस लेते हैं उस ड्यूरेशन को कम करता है और रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है। तो ये रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेशन को। कौन? हमारे ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कौन कंट्रोल करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल करता है और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारे लंग्स को सिग्नल देता है ताकि ये ऑल्टर कर सके हमारे इंस्पिरेशन और हमारे एक्सपिरेशन टाइम जो है उसको ऑल्टर कर सके, ताकि रेगुलेशन होगा हमारे रेस्पिरेशन पे। द नेक्स्ट वन, a chemosensitive area that is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary arrangements in the respiratory process by which these substances can be eliminated. तो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो हमारे मेडुला में है, हमारे फर्स्ट पॉइंट में जब हम पढ़ा, तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बाजू में और एक सेंटर है जो कीमोसेंसिटिव है। कीमोसेंसिटिव मतलब केमिकल सेंसिटिव,
जो ये केमिकल सेंसिटिव मतलब क्या है, तो ये फ्यू केमिकल्स यानी आयॉन्स जब ज्यादा होगा या कम होगा तब ये सेंटर जो है वो एक्टिवेट होगा। तो जब हमारे बॉडी में वो स्पेसिफिक केमिकल्स चेंज होंगे तब ये सेंटर एक्टिवेट होगा, इसलिए उसको कीमोसेंसिटिव एरिया कहा गया है। तो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बाजू में एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो सेंसिटिव है, जिसमें CO2 और हाइड्रोजन, ये सेंसिटिव है CO2 और हाइड्रोजन आयॉन्स के लिए। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयॉन्स जब इंक्रीज होगा, तब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कुछ भी होने दीजिए, ये लेवल जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लेवल का चेंज होगा तब ये सेंटर एक्टिवेट होता है, और ये सेंटर हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देता है ताकि जो इंक्रीज है, जो चेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयॉन्स में, वो कम हो सके। तो मैं और एक बार बोलूंगी, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयॉन इंक्रीज हो रहा है, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये मैसेज सेंड करेगा किसके लिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए। क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयॉन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करो क्योंकि ज्यादा हो गया है। ये कैसे कम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारे एक्सपिरेटरी रेट जो है, हम जब सांस देते हैं, बाहर देते हैं एयर को, जब ये इसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो बहुत सारा CO2 कम हो जाएगा, बहुत सारा CO2 हमारे बॉडी से निकलेगा और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सेंसिटिव कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये अलर्ट करता है या मैसेज सेंड करता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए। Receptors associated with aortic arch and carotid artery also recognize changes in carbon dioxide and hydrogen concentration and send necessary signals to the respiratory rhythm center for action. तो ये हमारा कीमोसेंसिटिव रीजन है, और एक रीजन है कहाँ, हमारे आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में, जो CO2 और हाइड्रोजन आयॉन्स में जब चेंज होगा ये एक्टिवेट होगा और ये मैसेज करेगा और सिग्नल देगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए ताकि वो नेसेसरी एक्शंस ले सके। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये डिसऑर्डर्स क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, इन सभी को हम डिसऑर्डर्स कह रहे हैं। पहला है अस्थमा। ये अस्थमा क्या है, Asthma is difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. तो इस अस्थमा में क्या होता है, ये हमारे ब्रोंकाई जो है, हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, और ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनता है। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है यानी बड़ा होता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, तब हम ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाता है और हमारे लिए वीजिंग आ जाता है, तो इसको हम अस्थमा बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased, one of the major causes of cigarette smoking. तो एम्फाइसीमा एक chronic disorder है। chronic disorder मतलब क्या, बहुत खतरनाक और लॉन्ग टर्म में जो डिसीजेस होते हैं उनको क्रोनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और इस एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारे एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाता है। जब ये एल्वियोलर वॉल डैमेज होता है तब हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, एक्सचेंज सरफेस जो है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये क्यों आता है, ये इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल मतलब जो हमारे जॉब करते हैं, जो हम काम करते हैं, उस काम से आने वाले डिसऑर्डर्स को हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन सम इंडस्ट्रीज, especially those involve grinding or stone breaking, dust is produced
that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing serious lung damage. तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं और यहाँ एग्जाम्पल लिया है ऑक्यूपेशन में जो ग्राइंड या स्टोन को ब्रेक करते हैं, पत्थर को ब्रेक करते हैं, तब बहुत डस्ट निकलता है और ये बहुत सारे डस्ट जो हमारे बॉडी में जाता है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म इसको फाइट कर नहीं इसको इसे फाइट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं। तो ये क्या होगा जब हम लॉन्ग पीरियड पे हम ये डस्ट सांस लेते लेते क्या होगा कि ये इन्फ्लेमेशन, हमारा इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, ऑलरेडी मैंने बोला कि ये इन्फ्लेमेशन होगा, और फाइब्रोसिस मतलब proliferation of the fibrous tissues. proliferation मतलब क्या, होल्स होना, हमारे फाइब्रस टिश्यू जो है उनमें होल्स पड़ता है और ये सीरियस लंग डैमेज होता है। और इस डिसीज यानी इस डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए ये इंडस्ट्रीज में जहाँ बहुत सारे डस्ट निकलता है वहाँ जब काम करते समय मास्क पहनना चाहिए ताकि उतना डस्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं जाए। तो इससे हो गया हमारा रेस्पिरेटरी चैप्टर। थैंक यू।